ग्राउंड जीरो पंजाब, जमीन अभी भी धुएं, बलिदान और सिंदूर की खुशबू से भरी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पांस नहीं था, ये एक संदेश था उन लोगों के लिए जो हमारी चुप को कमजोरी समझे हैं और हमारी शांति को डर। 7 से 9 मई के बीच में इंडिया ने पाकिस्तान की जो पिटाई की है, पाकिस्तान उसको कई अरसे तक याद रखेगा। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे हुआ क्या, ये पता करने के लिए हम और हमारी टीम पहुंची फिरोजपुर सेक्टर इन पंजाब, और इस प्रोजेक्ट को परमिट करने के लिए कि हम जा कर के फॉरवर्ड एरिया के ट्रुप्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, हम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हवा में लड़ने वाली लड़ाई नहीं था। ऐसा नहीं था कि केवल आकाश, ब्रह्मोस, S-400 एयर डिफेंस केवल इनकी लड़ाई थी। यह लड़ाई थी पूरी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। ऑपरेशन सिंदूर में इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, आर्टिलरी, आर्मर्ड फोर्सेस और पूरी आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी था, जो एक अच्छी प्लानिंग के साथ तैयार थे किसी भी कंडीशन के लिए और किसी भी जंग के लिए। हमारे पास एडवांटेज भी था और इनिशिएटिव भी। आर्मी हर पाकिस्तानी मिस एडवेंचर के लिए तैयार थी। इस ऑपरेशन में अधिकतर आर्म्स शामिल थे और कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए गए, जिनके बारे में हम यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑपरेशनल इश्यूज हैं। जो चीज़ हम देखेंगे वो है हमारे सोल्जर्स का मोरल, उनका मोटिवेशन, उनका स्पिरिट, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड लाइन पर जो हमारे रक्षक खड़े हैं उनके लिए ये सब कैसे हुआ। वही सोल्जर्स जिनके होने से हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। हमने फिरोजपुर, खेमकरन और हुसैनीवाला जैसे सेक्टर्स को चुना और यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। ये वही बेल्ट है जहां भारत को पाकिस्तान पर एक क्लियर स्ट्रेटेजिक एज है, खासकर सहजरा बल्ज को चलते। पाकिस्तान हमेशा से इस एरिया में अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हमारी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स और टेरेन एडवांटेज ने उसे रोक कर रखा है। यहाँ पर एग्रेसिव पोस्चरिंग का जवाब देना केवल डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव थिंकिंग भी मांगता है। ये सेक्टर दोनों इंडिया और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम और स्ट्रेटेजिक है, और शायद इसीलिए 1965 और 1971 के वॉर्स में यहाँ पे बहुत इंटेंस आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड प्लस इन्फेंट्री का एक्शन रहा। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें उन जगह में जाकर के इंटरेक्ट करने का और देखने का मौका मिला है जहाँ पे कभी हमारे वीर योद्धाओं ने हमारे देश के इतिहास को लिखा। फिरोजपुर सेक्टर लुधियाना से लगभग 123 किलोमीटर वेस्ट में और पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 75 किलोमीटर साउथ ईस्ट में मौजूद है। हुसैनीवाला और खेमकरन दोनों ही टैक्टिकली और इमोशनली भारत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसीलिए हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी खेमकरन से। खेमकरन सेक्टर पंजाब का एक ऐसा हिस्सा है जो भारत के मिलिट्री डिफेंस के नज़रिया से बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। ये सेक्टर पाकिस्तान के कसूर लाहौर एक्सिस के बिल्कुल सामने पड़ता है, और 1965 और 1971 के इंडो पाक युद्धों में यह एक बहुत ही क्रूशियल बैटलफील्ड रहा है। खेमकरन आज भारत के सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड बॉर्डर जोन्स में गिना जाता है। यहाँ इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड और आर्मर्ड यूनिट्स परमानेंटली डिप्लॉयड है। एरिया में कई डिफेंसिव बंद, माइनफील्ड्स और किल जोन्स पहले से तैयार किए गए हैं, जिससे फ्यूचर के टैंक वॉरफेयर के लिए ग्राउंड रेडी रहे। यह एक बिल्कुल फ्लैट टेरेन है, टैंक्स के लिए फ्रेंडली, जो अमृतसर और ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड तक डायरेक्ट एक्सेस देता है। अगर इस सेक्टर को आप मिलिट्री एंगल से देखें तो यहाँ पे एक पाकिस्तान के आर्मर्ड और मेक फोर्सेस के लिए डायरेक्ट इन्वेजन कॉरिडोर बनता है, जो अमृतसर, ब्यास ब्रिज और जलंधर को टारगेट कर सकते हैं, जिससे हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो मेन रोड लिंक है वो कट ऑफ हो सकता है। ये सेक्टर इंडिया के लिए भी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ से हमारे आर्मर्ड फॉर्मेशंस सीधा कसूर को टारगेट कर सकते हैं या लाहौर को टारगेट कर सकते हैं, या साउथ से लाहौर को आउट फ्लैंक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सहजरा बल्ज की। सहजरा बल्ज एक ऐसा इलाका है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास खेमकरन के करीब भारत की टेरिटरी के अंदर घुसा हुआ है। यह इलाका, और मैं कहूँ यह बल्ज, पाकिस्तान को डेप्थ प्रोवाइड कराता है, पाकिस्तान को कवर प्रोवाइड कराता है, जिससे पाकिस्तान की सेना
भारत के ऊपर या उस इलाके में आसानी से अटैक कर सकती है। मतलब जो इलाका या बल्ज भारत के अंदर घुसा हुआ है, उस इलाके में पाकिस्तान की सेना आकर भारत की सेना के पीछे आने का प्रयास कर सकती है। जो जगह जहाँ पर हम अभी खड़े हैं सर, ये CQMH अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं जी, वो ये उनका वॉर मेमोरियल है सर। आफ्टर दिस सर यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है इस जगह की, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सर हम ये जाने कि 65 की लड़ाई में यहाँ हुआ क्या था। उन्हें ये कैप्चर करना था कि उनकी जो फर्स्ट आर्मर डिप थी वो खेमकरन कैप्चर करके उनका ऑब्जेक्टिव था असल उत्तर कैप्चर करना, बट इसे रोक दिया गया हमारे ब्रेव हार्ट्स जैसे जिनके मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, CQMH अब्दुल हमीद, और इनकी वजह से सर। और इस टाइम पे बारिश और खेती का समय था, इसकी वजह से जितने भी आप यहाँ पर आप फील्ड्स देख रहे हैं आज के दिन, ये सारी बॉक डाउन थी विद पानी, जिससे कि उनके टैंक्स वगैरह काफ़ी अटक गए थे। और फिर हमारे जैसे जो हमारे 2I आर्मर्ड ब्रिगेड के कमांडर थे, उन्होंने ये मौका देखते हुए, जो कि उनका प्री प्लान था मौका, उन्होंने ये देखते हुए काफ़ी सारे उनके टैंक्स 100+ टैंक्स उन्होंने डिस्ट्रॉय करे थे, जिसमें से 40+ टैंक हमने कैप्चर करे थे। 100+ टैंक्स? ये सर। तो आई एम श्योर ये टैंक भी उन्हीं में से वो है। एब्सोल्युटली सर, ये भी उन्हीं में से एक टैंक है सर, जो आज के दिन यहाँ खड़ा है। पेटेंट टैंक है जिसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा गर्व था सर, जिसे अटैक किया था, बिकॉज हमारे टैंक्स थोड़े से इंफीरियर क्वालिटी के मानते थे वो। एब्सोल्युटली सर, जैसे हम बोलते हैं सर, इट्स नॉट द मशीन सर, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। तो हमने वो प्रूव करा है सर बार बार इन 65 एंड सब्सिक्वेंटली इन 71 सर, एंड इन करंट ऑपरेशंस आल्सो। So that is a brief detailed history about the Battle of Asal Uttar that had happened during the 1965 war. Okay. खेमकरन सेक्टर में सबसे प्रोमिनेंट लेगेसी है CQMH अब्दुल हमीद परमवीर चक्र की। वो हैं जिन्होंने 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान एक RCL गन लेकर के 7 पेटन टैंक्स को बर्बाद किया था। सच एन इंस्पिरेशन। आज भी उनके किस्से सुन करके हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स इंस्पायर होते हैं, और इस ट्रिप के दौरान हमें उनके शहीद स्मारक को विजिट करने का अनोखा मौका मिला। अभी सब जैसे कि हम ऑपरेशन सिंदूर में तैनात हैं, और हम उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सेक्टर में तैनात हैं, जो कि जैसे कि अभी आपने सुना CQMH अब्दुल हमीद, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ख्याति इंडियन आर्मी की और साथ ही ग्रेनेड ग्रुप की ख्याति प्राप्त की। जैसे हमारे CO साहब को इस ऑपरेशन के बारे में ऑर्डर मिला, CO साहब ने हमारी बटालियन को मूव किया। उसके साथ साथ ही हमारे जो भी सपोर्टिंग दस्ते थे, जैसे कि आर्म्ड, AD, RT, ये सभी ने मूव किया, और BSF के साथ हमारा अच्छा तालमेल था, और एक अच्छी ट्रेनिंग और पहली प्लान के मुताबिक अम्युनिशन हमें यहीं पे पहले से तैयार मिला। जिस रात को दुश्मन के ड्रोन्स का एक्टिविटी हुआ, उसी दिन हमारे सर्विस रेडार ने दुश्मन के टैंक्स और गाड़ियों का मूवमेंट पकड़ा, और उसी के बदौलत हमारे आर्म्स और मैकेनाइज में भी आगे की हरकत की। जैसे बाद में पता चला कि उसके जो टैंक्स और गाड़ियाँ थी पीछे मूव कर गई, और हमारे टैंक्स भी वहीं पर होल्ड हो गए। सो इस बार भी वो कोशिश कर रहा था कि कुछ हरकत करके, डांस करके दिखाए। बिल्कुल वो कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे हमारी तैयारी के बारे में पता चला, उसने उसी से अंदाज़ा लगा लिया कि जैसे कि पहले हमने मुँह की खाई है, इस बार भी हम उससे भी ज़्यादा बुरी हालत में वापस जाएंगे, और हम ऐसा दिन ना देखें, ये सोच करके उसने वहीं से वापस टर्न कर लिया। उनको ये तो नहीं पता चल गया था कि यहाँ दोबारा ग्रेनेडियर की पलटन आ गई है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ग्रेनेडियर का जो लाल कंधा नंबर शोल्डर है, उसी को देख करके चाहे श्रीनगर के टेररिस्ट हो या दुश्मन का पाकिस्तान की कोई भी दुश्मन, वो ग्रेनेडियर का नाम सुनते ही डरता है। उसके दिल में ग्रेनेडियर्स के हमारे जैसे बहादुर योद्धा PBC अब्दुल हमीद साहब, PBC योगेंद्र सिंह यादव, ग्रेनेड का नाम सुनते ही वो अपने आप में उनमें एक दहशत पैदा हो जाती है। तो हो सकता है इसी की बदौलत वो पीछे, और हो सकता नहीं, पक्का है कि वो इसी की बदौलत पीछे हटे। हमें बिल्कुल फक्र है आप लोग के ऊपर। वेरी नाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टैक हेडक्वार्टर भी है, जो एक अंडरग्राउंड बंकर में। टैक हेडक्वार्टर एक बटालियन का हेडक्वार्टर है, जो हम ऑपरेशन में के हालात में इस्तेमाल में लाते हैं, जहाँ पे हमारा सारा ऑपरेशनल कार्रवाई, हमारे सारा कम्युनिकेशन, हमारा सर्विलेंस एक जगह पे आता है, जहाँ पे हम आप पूरी बटालियन को यहाँ से यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जितने भी मेरे दस्ते हैं जो आगे लगे हुए हैं ऑप सिंदूर में, यहीं से सबको कंट्रोल किया जाता है, और हायर हेडक्वार्टर से भी जो भी डायरेक्शन आते हैं यहीं पे हमारे पास आते हैं। यहीं पे एक जगह से हम पूरा अपना एरिया को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये खेमकरन सेक्टर का डिफेंस जो है हमारे जिम्मेदारी थी, जो हमने ऑप सिंदूर के अंतर्गत बेखूबी निभाई है अभी।
सर ये है LSV सर, ये महिंद्रा ने बनाया है इसको, इसका नाम है अरमाडो लाइट स्ट्राइक व्हीकल सर, जिसमें आप देख सकते हैं अभी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का लॉन्चर माउंटेड है। इसी जगह पे हम दूसरा माउंट यूज़ करके इसमें एक मीडियम मशीन गन को भी माउंट कर सकते हैं। और ये पूरा बुलेट प्रूफ है? ये पूरा बुलेट प्रूफ है, इसके टायर भी अपने आप इन्फ्लेट हो जाते हैं। ये लॉन्चर फायर कैसे होता है, ये ऊपर आ जाता है? यस सर, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग 6 मिसाइल्स को रख सकते हैं सर। ओके। 3 इधर 3 दूसरी तरफ, और फिर जो दूसरा डेट है हमारा वो इसमें से मिसाइल्स को ऊपर पायलट नंबर 1 को पास करता है। हाँ। और ऊपर से हम फायर करते हैं। साथ ही इसमें पीछे भी सामान रखने की जगह है, प्लस ट्रूप्स भी इधर बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। जी साहब। भाई साहब। और पाकिस्तान में जाने का मन तो नहीं किया था? किया था साहब। है? हाँ जी साहब। परमिशन नहीं मिला? परमिशन नहीं मिला साहब। जरूर मिलेगा। जी साहब। हाँ, बहुत बढ़िया। जी साहब। गाड़ियाँ भी इतनी मजबूत आ गई हैं कि भागते हुए चले जाओगे आप। हाँ जी साहब। हाँ? जी साहब। साहब दिन रात ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, बस मौका ढूंढ रहे हैं कब हमें मौका मिले हमारी ट्रेनिंग दिखाने का। तैयार है Very फिर nice. गुरजीत? जी साहब। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। ये जो पंजाब जैसा टेरेन है, ओपन टेरेन जिसमें टैंक्स और आर्मर्ड मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स बिल्कुल रन ओवर कर सकते हैं, तो ऐसे जगह पे लड़ाई करने का एक अलग ही तरीका होता है। इन एरियाज में आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल्स बनाया जाता है, और उनमें से एक आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल जो इस सेक्टर में हमें देखने को मिला वो है डिच कम बंद, जिसमें पिल बॉक्सेस और बंकर्स बने हुए होते हैं जहां से इन्फेंट्री फाइट करती है और आर्मर्ड कॉलम्स को रोकती है। यह एक प्राकृतिक और मानव निर्मित रुकाव का संगम होता है, जो एनिमी आर्मर के लिए एक बड़ी रुकावट बन जाता है। हमें यहाँ डिस्कम बंद की डिफेंस डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, एक डिस्कम बंद पर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, इसका प्रैक्टिकल पहलू को देखने का एक अनोखा अनुभव मिला। सर लेट्स गो एंड चेक आउट द बंकर सर, किस तरीके से हमने बंकर्स तैयार किए हैं एंड किस तरीके से जवान अंदर रहते हैं और उनका फील्ड ऑफ व्यू कैसा दिखता है। सर नाउ आई विल बी शोइंग यू द बंकर्स कि किस तरीके से एक जवान बंकर के अंदर रहता है, किस तरीके से वो अंदर अपना फील्ड ऑफ व्यू से उसको क्या दुश्मन की तरफ किस तरीके से दिखता है। सर शेल्टर है सर, लिविंग कम 3 मैन फायरिंग ट्रेंच शेल्टर सर, जिसमें यहाँ पे रहने के लिए जवानों के लिए लिविंग बनी हुई है। साथ में इस जगह पे हम एम्यूनिशन रखते हैं, और ये है मेन हमारी फायरिंग पोजीशन सर, जहाँ से हम अपने वेपन सिस्टम को लगाते हैं। तो गुलशन तैयार हो आप? जी साहब। क्या हथियार है आपके पास में? 7.62 mm नेगेटिव LMG साहब। और इसकी कितनी रेंज है, कितनी दूर पे दुश्मन को मार सकते हो आप इससे? 850 मीटर तक इफेक्टिव रेंज है साहब इसका। 850 मीटर तक दुश्मन को एंगेज कर सकता हूँ साहब मैं। तो रात में कैसे करते हो फिर आप? सर रात के समय फायर करने के लिए इस वेपन में हमारे पास PNS वे है, और अगर हम साइट का यूज़ ना कर रहे हों तो इसमें बीटा लाइट साइट की सुविधा दी गई है, जिससे हम रात के समय फायर कर सकते हैं साहब। पंजाब जैसे एरियाज में लड़ाई करने के लिए आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड कॉलम्स सबसे ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट होती हैं। आर्मर्ड जैसे आपको पता है टैंक्स की सवारी करके टैंक्स से ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं। साहब ये इंडियन टैंक अजय टैंक दुनिया के ऐसे टैंकों में से एक है जिसको देख के दुश्मन के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। अगर ये सब सरहद के नज़दीक भी जाता है तो उससे पहले दुश्मन उस सामना करना नज़र मिलाने से कतराता है। ऐसा वो इन टैंकों में से एक है। इसके अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं जो बाकी टैंकों से हटके हैं, जिसकी वजह से इस टैंक का खौफ बरकरार है। इससे पहले भी 1971 में और 65 में दोनों बार हमने इसी मैदान पर इसी मैदान के ऊपर हम दुश्मन को धूल चटाई हुई है, और दोनों बार दुश्मन को यहाँ पर खदेड़ा है, और दुश्मन ने इसी मैदान पर अपने आप को सरेंडर किया हमारे सामने। जबकि आज के समय पर हमारे पास उससे कई गुना बेहतर टैंक है, जबकि उस ज़माने में भी जब ये टैंक हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस दौरान भी हमने दुश्मन को यहाँ पर धूल चटाई हुई है। चाहे बैटल ऑफ बसंतर ले लो, जो कि जिसके ऊपर हमें बहुत प्राउड फील होता है, जिसे हम फखरे हिंद बोलते हैं, और चाहे हम 65 के बार की बात करें, दोनों ही बारों में दुश्मन को हमने अच्छी तरह से धूल चटाई हुई है, और वो अच्छी तरह से जानता है। इसलिए इस मैदान पर कभी भी दुश्मन हमारे सामने आँख नहीं मिलाता है। साहब अभी देख के आए हम लोग असल उत्तर में, कैसे आप लोगों ने वहाँ क्या कहते हैं टैंक्स का शमशान बना रखा था, है ना। 100 से ज़्यादा टैंक पाकिस्तान के बर्बाद किए। पाकिस्तान को लगता था कि वो पैटर्न टैंक लेके आया, अमेरिका से शायद निकल जाएगा एकदम ऐसे ही। वो पहले भी गलत फहमी में था और आज भी गलत फहमी में है।
कोई मुझे ये इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएगा जरा, आप लोगों ने क्या लगा रखे हैं बक्से के ऊपर, और हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये टैंक एक्चुअली होता क्या है, अंदर से कैसे दिखता है, बिल्कुल साहब। थोड़ा सा कुछ दिखा दीजिए। जी साहब, जी। आइए साहब, बिल्कुल। ये टैंक साहब M1 अजय है, जो कि भारतीय टैंक है, पूरी तरह से भारतीय टैंक है, और ये बिल्कुल आज के वर्ल्ड के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। और इस टैंक के अंदर इतनी बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आज भी दुश्मन की वजह से खौफ खाता है और इसका वर्ल्ड में अपना एक अलग स्थान है। अगर हम इस टैंक की बात करें तो ये टैंक चंद एक मिनटों में दुश्मन के अंदर या दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने की काबिलियत रखता है। और आज भी टैंक ये, चाहे इसका मोबिलिटी ले लो या फायर पावर या आर्मर प्रोडक्शन, हर पैमाने पर ये वर्ल्ड स्तर पर खरा उतरता है। अगर हम इसके आर्मर प्रोडक्शन की बात करें तो इसके ऊपर लगे हुए ERA पैनल्स, इनके अंदर जो भरा हुआ बारूद, जिसके ऊपर जैसे ही दुश्मन का कोई राउंड टकराता है उसी समय ये उसको पेनिट्रेट नहीं होने देता है और पूरी तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है। ERA एज इन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर पैनल। आर्मर पैनल। और जैसे ही कुछ अगर यहाँ पे, जैसे ही दुश्मन का कोई राउंड आके इस पर टकराएगा उसी समय इसके अंदर भरा हुआ डेटोनेटर एक्टिव होगा और वो राउंड को क्या करेंगे, पीछे धकेल देगा, जिससे उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और वो इसके हमारे मेन आर्मर पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। ओके, तो फट जाएगा और जो राउंड आके टकराया है वो वापस चले जाएगा। वो जो राउंड टकराएगा उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अगर हम इसके मोबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अंदर अभी तक हमने देखा होगा चाहे डीजल गाड़ी हो, पेट्रोल गाड़ी हो या CNG व्हीकल हो, बट ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मल्टी फ्यूल इंजन इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर इसको डीजल से, पेट्रोल से, केरोसिन से या गैसोलिन से, किसी से हम चला सकते हैं। तो लड़ाई के दौरान जैसा भी हमारे पास ईंधन उपलब्ध होगा उससे हम इसका इस्तेमाल करके दुश्मन को हरा सकते हैं। अरे वाह। और लड़ाई के मैदान में सिर्फ इतना ही नहीं, केवल लड़ाई ताकत के अलावा हौसले से भी लड़ी जाती है। हमारे जवानों के हौसले के साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत सारी खूबी है। लड़ाई के मैदान में अगर कहीं पर हमें ऐसा मौका मिलता है जहां पर फायर पोजीशन अच्छी नहीं मिल रही है तो ये पूरा का पूरा टैंक 10 से 20 मिनट के अंदर खड्डा खोद के जमीन के अंदर चला जाएगा और सिर्फ हल डाउन पोजीशन हासिल कर लेगा और वहां से एक बेटर फायर डाल देगा, दुश्मन को बर्बाद करेगा। ये सामने लगी हुई सेल्फ डिगिंग प्लेट एक्टिव होती है और इसके ऑपरेट करते ही 20 मिनट्स में पूरा का पूरा टैंक जमीन के अंदर चला जाएगा। सिर्फ गन बाहर रहेगी और गन से हम बेटर से बेटर फायर पोजीशन लेकर के दुश्मन को बर्बाद करेंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया बात है। और ये जो टैंक इस 45 टन वेट वाला विशाल का टैंक है, लेकिन 60 किलोमीटर पर आवाज से दौड़ता है और ये रेतीले, पथरीले, दलदल जैसे इलाके से निकलने की काबिलियत रखता है। इसके लिए चाहे माइन फील्ड हो, चाहे रेतीला इलाका हो, चाहे पथरीला इलाका, चाहे दलदल वाला इलाका, ये 15 फीट गहरे पानी से निकलकर पार चला जाता है। पूरी तरह से ये टैंक वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, इलेक्ट्रिक प्रूफ, शॉक प्रूफ और रेडिएशन प्रूफ है। क्या बात है। अच्छा, रेडिएशन प्रूफ भी है? बिल्कुल साहब, रेडिएशन प्रूफ है। ये आम आर्मर से नहीं बना हुआ है, इसके अंदर कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर 5 लेयर लगाई गई, जिसकी वजह से ये रेडिएशन प्रूफ टैंक NBC प्रोडक्शन है। जैसे आज के दौर में अगर न्यूक्लियर वारफेयर होता है तो कह सकते हैं कि क्रू सेफ 3 मैन का क्रू है। मैं इस टैंक का कमांडर हूँ, ये हमारा गनर है और ये हमारा ड्राइवर है। प्रदीप, आप बताइए आपका क्या काम है? मैं इस टैंक का सब गनर हूँ। मेरे को दिन और रात किसी टाइम भी फायर करना पड़ जाए तो इस टैंक के अंदर इतनी खासियत है कि रात के समय दिन से भी बहुत अच्छा फायर डाल सकते हैं। तो इसकी गन और इसका अम्यूनिशन इतना ज़बरदस्त है साहब कि हमारे को दुश्मन का टैंक हो या बंकर हो, किसी टाइप का दुश्मन हो, हम उसको बर्बाद कर सकते हैं साहब। मज़ा आ गया आप लोग से मुलाकात करके और ये इक्विपमेंट देख करके। और टैंक्स के साथ में ही होता है मैकेनाइज्ड यूनिट्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट्स रादर। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है एक इन्फेंट्री यूनिट सो दैट वो टैंक्स के साथ उनको मैचिंग मोबिलिटी मिले। जिस स्पीड से टैंक जाता है उसी स्पीड से ये इन्फेंट्री वाले अपने BMPs में बैठ करके, BMP एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होता है जिसमें बैठ करके साथ में जाते हैं, उससे उतरते हैं और अटैक करते हैं। ये कैलिबर गन के बारे में ज़रा बताइए। ये हमारी 30 mm कैलिबर की गन है। इसका प्राइमरी रोल है आपके B व्हीकल्स को एंगेज करना। जो एनिमी के B व्हीकल्स या इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल्स हैं उनको एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखती है। प्लस B व्हीकल्स मतलब टैंक्स के अलावा या BMP के अलावा जो गाड़ियां हैं बाकी, हाँ जी, उनको आप जिनकी आर्मर प्रोटेक्शन कम है एक टैंक या एक BMP या एक इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल से। दूसरी चीज़ इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है, हम इस कैनन के साइट और कैनन से वी कैन एंगेज एरियल टारगेट्स। दैट इज़ बहुत एफिशिएंट एंगेजमेंट करने का एक तरीका है। इसके अंदर एक हाई एक्सप्लोजिव राउंड आता है जिसकी वजह से हम एरियल टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। रेट ऑफ फायर क्या होगा एरियल टारगेट्स को एंगेज करने के लिए? रेट ऑफ फायर का 200 to 300 के आसपास। इसकी इस ICV में एक स्पेशल कैपेबिलिटी जो इसको मतलब एक इन्हांसमेंट देता है वो इसकी फ्लोटेशन कैपेबिलिटी है। तो अगर 3 नॉट से भी कम की कोई भी फ्लो ऑफ रिवर या वाटर बॉडी है तो हम इस ICV को सिंपली उसमें ले जाके इसका फ्लोटेशन मैकेनिज्म ऑन करके क्रॉस करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम मैनुअल फायरिंग भी इंगेज कर सकते हैं इससे फ्लोटेशन के दौरान। तो वाटर ऑब्स्टिकल आप पार कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल।
और जी 3 क्रू है और कितने ट्रुप्स कैरी कर सकते हैं इसमें? हमारी जो आईसीवी की कैपेबिलिटी है 7 स्टिक कंपोनेंट, मतलब कि इन्फेंट्री, रेगुलर इन्फेंट्री विद उनके पर्सनल वेपन, रॉकेट लॉन्चर के साथ, इससे हम इनको कैरी करके आगे बैटल एरिया में लेके जाके, ऑब्जेक्टिव पे लेके जाके, वो इस आईसीवी से डिसमाउंट होके अपनी बैटल ड्रिल्स के अंदर कार्रवाई करना स्टार्ट करें। मतलब ये टैंक के साथ साथ पीछे पीछे चल के जाए और जब ऑब्जेक्टिव में पहुंच जाए तो वहां से उतर करके 7 आदमी होते हैं, वो जा करके ढावा करके दुश्मन को बर्बाद कर देते। बिल्कुल। जो आखिरी 50-100 मीटर की लड़ाई है जहाँ पर इन्फेंट्री को जाके टारगेट कैप्चर करना है, हाँ जी, वो फिर ये वाली पार्टी जाके करेगी। बिल्कुल। इसके अंदर जो स्टिक बैठा होगा उसका प्राइमरी टास्क यही होगा। खेमकरन और हुसैनीवाला में जो सोल्जर्स तैनात हैं, उनसे मिलकर एक अलग ही जज्बा महसूस हुआ। उनका मोराल, डिसिप्लिन और ड्यूटी के प्रति लगन देखकर ये समझ आता है कि देश की सीमाओं पर खड़े ये लोग ही हमारी असली ताकत है। आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहना सिर्फ कहावत ही नहीं है। लड़ाई इन्फेंट्री डोमिनेटेड हो या आर्मर डोमिनेटेड, बिना अच्छे आरटी सपोर्ट के लड़ाई में उतरना बहुत मुश्किल है। दुश्मन की पोजीशन इतनी बर्बाद हो चुकी होती है कि दुश्मन वहां से रिट्रीट करना शुरू कर देता है। मैं खुद एक इन्फेंट्री मैन के रूप में यह कह सकता हूँ कि अगर अटैक में जाने से पहले किसी भी ऑब्जेक्टिव पर आर्टिलरी का अच्छा बम्बार्डमेंट हो जाता है तो अटैक में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, और इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिलिट्री हिस्ट्री में मिल जाएंगे, भले ही वह 1971 की वॉर थी या कारगिल के समय। आर्टिलरी को सर गॉड ऑफ वॉर इसीलिए कहते हैं क्योंकि आर्टिलरी हैज़ अ डिफाइनिंग इम्पैक्ट ऑन वॉर। इट इज़ द आर्म विच कैन स्ट्राइक एज फार एज 300 किलोमीटर्स। 300 किलोमीटर्स जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने एनिमी को इतना, दुश्मन के टेररिस्ट बेसिस पे अटैक किया है, वो भी आर्टिलरी होल्ड करती है। देयर आर फील्ड गन सर विच कैन फायर फ्रॉम 17 to 30 kilometers and up to 50 kilometers as well. So we have basically all ranges, सभी ranges पे हम इन दुश्मन को engage कर सकते हैं, इफेक्टिव फायर ला सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसी वजह से आर्टिलरी को सिर्फ गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। मुकुल, थोड़ा सा आप व्यूअर्स के लिए बताएंगे कि फील्ड, मीडियम, इसका क्या डिफरेंस है? रेंज का, गन्स का क्या डिफरेंस रहता है? सर फील्ड मीडियम गन्स जो हैं ये एक तरीके से गन का जो कैलिबर है उससे डिफाइन होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक फील्ड गन है, इसका कैलिबर 105 mm है, यानी 105 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। और उसी तरह से जो मीडियम गन्स होती हैं, मीडियम गन्स आर हेवियर, उनका कैलिबर ज़्यादा है, 130 और 155 mm मीडियम गन्स जो हमारे पास हैं। सो क्लियरली जो कैलिबर है उससे गन्स में कितना एक्सप्लोजिव है, कितना TNT है, वो डिफाइन करता है, और उससे जो टारगेट पर इफेक्ट है वो भी इसका एक फंक्शन है। एंड उसकी अकॉर्डिंग उसका रेंज भी चेंज हो जाता है? हाँ सर, तो गन्स जितनी हैवी हैं उतना उसका रेंज ज़्यादा होगा, बिकॉज उसमें प्रोपेलेंट ज़्यादा आ सकता है, यानी उसमें चार्ज एक तरीके से ज़्यादा आ सकता है। उज्ज्वल, मेरे को ये आर्टिलरी के ये इनडायरेक्ट फायरिंग है, तो आप मेरे को जरा इनडायरेक्ट फायरिंग और ये डायरेक्ट फायरिंग वाला कॉन्सेप्ट बेसिक लेमैन के लिए इसको समझिए। ओके, तो लेमैन टर्म्स में मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, जैसे इनडायरेक्ट फायरिंग वो होता है जब हमें दुश्मन नहीं दिख रहा है, दुश्मन को देखने वाला एक OP ऑफिसर सामने बैठा है, वो देख रहा है कि इसका जो राउंड है वो कहाँ गिर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सपोज करिए इसकी रेंज है कितना? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर। अगर आपकी गन यहाँ पे 17 किलोमीटर दूर लगी हुई है, हाँ। और आपका OP कितना दूर होगा? OP यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर रहेगा गन से। जो दुश्मन का एरिया में जहाँ पे जो राउंड हाँ, डालना है या इफेक्ट डालना है, वो देख रहा होगा, वो देख रहे होंगे। हाँ, और वो वहाँ से यहाँ पर बताएंगे, वहाँ पे डेटा पास करेगा पास और गन्स उस एलिवेशन पे और उस बेयरिंग पे लगा के वहाँ पे फायर करेंगे। दूर से फायर करेंगे 5-10 किलोमीटर पीछे से, हाँ, और एक्यूरेट फायर आएगा। मतलब ये पहाड़ी अगर है तो इसके ऊपर से OP ऊपर बैठ करके देख रहा होगा, गन्स पीछे छुपाव में होंगे और ऊपर से इनडायरेक्ट फायरिंग। यस, ये इनडायरेक्ट फायरिंग। और डायरेक्ट फायरिंग में क्या होता है कि हमें गन से ही टारगेट दिख रहा है, इट इज विद इन द रेंज ऑफ 1000 मीटर। तो इसमें जो अपना लेयर होता है नंबर 1, वो यहाँ से गन टारगेट को देख सकता है और खुद ही एंगेज कर सकता है, इसके लिए OP ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको हम आगे फॉरवर्ड एरियाज में लगाते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा लगता है कि जैसे दुश्मन का टैंक्स आ सकता है या दुश्मन का कोई की फीचर, मतलब
जो अप्रोचेस है वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पे हम लगाते हैं ज़्यादा। पहाड़ पे भी एलसी वगैरह पे भी लगा सकते हैं। पहाड़ी इलाके में भी डायरेक्ट फायरिंग का काफ़ी काम आता है। वहाँ पे एलसी एनवायरनमेंट में कारगिल में हमने पहले इसे इस्तेमाल किया गया है। वहाँ से हमें दुश्मन की पोस्ट दिख रही होती है और वहाँ हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बताइए आप में से कि ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक? अभी इस सिंदूर ऑपरेशन में हमने डिप्लॉयमेंट किया। इस डिप्लॉयमेंट में हमें सिविलियन का बहुत सपोर्ट मिला। इस सपोर्ट के साथ साथ हम जो डिप्लॉयमेंट किए हैं ये हमारा रूटीन वर्क भी चलता रहता है। एक्सरसाइज में और ओपी कामयाब में भी हम ये कार्रवाई करते रहते हैं। हम रातों रात डिप्लॉयमेंट करके और लड़ाई के लिए एकदम रेडी थे। हमें कभी भी किसी टाइम भी कुछ भी ऑर्डर मिले हम करने के लिए तैयार थे। अभी जो ये ड्रोन्स वगैरह आ रहे थे इतने सारे, तो आप लोग को कुछ दिखा कहीं आसपास? जी सर, हमें दिखाई दिया। जिस दिन हमें मूव करना था उसी दिन दिखाई दे दिया था। उसी दिन फिर मूव भी किए और डिप्लॉयमेंट करके बहुत सारे ड्रोन हमारे को दिखाई दिए। फिरोजपुर से लेकर ओपी एरिया में भी हमारे को दिखाई दिए जहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट थे। तो कुछ मार गए नहीं आपने? फिरोजपुर में हमारे लोकेशन के ऊपर ही था, उसमें हमने फायर किया था और एडी भी साथ में फायर की थी। एक ड्रोन तो गिरा दिए थे साहब। इसके अलावा हमारे फार्मेशन में एंटी ड्रोन नेट बनाए गए हैं जो कि गन्स और कमांड पोस्ट की ड्रोन अटैक से सुरक्षा देता है। ये जो गन है हमारी 105 mm फील्ड गन है, जो कि जिसका रेंज जैसे कि अभी बताया साहब ने 17,200 है। इसमें हम नॉर्मल टाइप ऑफ 5 टाइप का मिशन फायर करते हैं और दुश्मन के लिए बहुत ही कारगर है। हम इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके की फायरिंग कर सकते हैं। ये आपके सामने भी लेआउट किया गया साहब। HE राउंड है ये, जिसका वेट 17.2 kg है। इसे तो बॉडी बना सकते हैं। जैसे नॉर्मल बुलेट होता है उसका कार्ट्रिज और सेल साथ में होता है, बट ये भारी होने के कारण इसका ये सेल बोलते हैं इसको और इसको कार्ट्रिज बोलते हैं, जिससे कि ये कार्ट्रिज हमारे पास रह जाता है और ये कार्ट्रिज में जो बारूद है इसकी मदद से सेल को हम टारगेट तक पहुंचाते हैं। अच्छा, ये कार्ट्रिज अलग से लगता है? ये अलग से लगता है जिसपे वो बर्न करता है। हाँ, और इसके फोर्स से जो इसमें मतलब फोर्स आता है एक्सटेंडेड रेंज मिलता है। और एमिंग वाला क्या है? ये है हाँ, ये कॉलीमीटर है, जिसमें क्योंकि जैसा कि बताया कि हमारी गन इनडायरेक्ट फायर करती है जी। दुश्मन हमें यहाँ से नजर नहीं आ रहा है, बट हम क्या है एक पॉइंट को हम इसमें फिक्स कर देते हैं, जिसकी मदद से जो भी हमारी बैरिंग मिलेगी, जो भी डायरेक्शन मिलेगा, उस डायरेक्शन पे हम गन को ले करके इसकी मदद से हम और फायर करते हैं। जैसे कहते हैं कि आरटी एक एरिया वेपन है। हाँ। तो उसका क्या मतलब है साहब? एरिया वेपन का मतलब ये है कि जैसे हम लोग मतलब नॉर्मल अगर हम स्मॉल आर्म से फायर करेंगे तो एक गोली एक दुश्मन है, लेकिन आरटी का एक गोला कई दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। साहब उसके बारे में बताएंगे जरा, ये क्या चीज़ है? ये अभी जो न्यू जनरेशन इक्विपमेंट आ रहा है तो ये GDU, इसको GDU बोलते हैं। नॉर्मल वे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आरटी 3 वे में पार्ट में काम करती है। ओपी एंड पे क्योंकि 17 किलोमीटर रेंज होने के कारण ओपी एंड ऑब्जर्वर जो कि टारगेट एंड के जस्ट आईवी पे बैठा हुआ है, जिसको आगे दुश्मन दिख रहा है। उधर से वो डाटा जो भी टारगेट का डाटा है वो पास करेगा। हमारे साथ में कमांड पोस्ट में डाटा आता है, वो उसको कमांड पोस्ट में डाटा को टेक्निकल डाटा को वर्कआउट करके जो गन को चाहिए बैरिंग और रेंज उसमें कन्वर्ट करके गन को सिर्फ बियरिंग और रेंज कि इस दिशा में हाँ, और इतने डिस्टेंस में। ओके, तो वो जो भी आएगा कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करके हम टेक्निकली एक ETC इक्विपमेंट है उसके जरिए हम गन के ऊपर गन डिस्प्ले यूनिट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा डाटा। ओके, इधर जो हमारे गनर है, गनर इस डाटा को रिसीव करेगा, चेक करेगा और गन के ऊपर लगाएगा और फायर करेगा। ओके, हमने कुछ देर पहले एक फील्ड आर्टिलरी गन देखी है। यस सर। तो अभी आप हमें क्या दिखाएंगे यहाँ पे? सर दिस इज अ रशियन 130 mm M46 gun sir, which has a longer caliber and longer range than a field gun sir. Sir this is a Russian gun named nomenclature is Russian 130 mm M46 gun sir. Medium gun sir. Yes sir. इसका रेंज कितना होगा? Its range is total last range is sir 27,450 meters. That is approximately 27.5 kilometers. इसमें दो तरह के चार्ज मतलब यूज किए जाते हैं, फुल वेरिएबल चार्ज एंड रिड्यूस वेरिएबल चार्ज। ये चार्ज क्या होता है किसी लेमन को अगर समझाना हो? सब चार्ज डिपेंड करता है कि हम कितनी रेंज हमें अचीव करना है। इसके अंदर जितना एक्सप्लोजिव होता है, जो हमारे जी सब बारूद होता है, वो क्या करते हैं हम जैसे ही सेल को हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड करना होता है तो इससे गैस प्रोड्यूस होती है जब चैम्बर के अंदर, तो इसी की मदद से वो राउंड आगे की तरफ टारगेट को के ऊपर जाके फटते हैं। हमारे चार्जेस में सर प्रोपेलेंट होते हैं। हमारे राइट साइड में गन डिटैचमेंट के राइट साइड में आप देखेंगे राउंड्स पड़े हुए हैं, उसमें एक्सप्लोजिव होते हैं सर, हाई एक्सप्लोजिव HE कंटेंट उसमें होता है। ये सर हमारे शेल्स है सर, इन शेल को वो आगे
प्रोजेक्टाइल को हमें मूव कराने में मदद करता है, हमें थ्रो करने में मदद करता है वो जो हमारे चार्जेस है सर। वो पीछे ब्लास्ट करेगा यस सर, जिससे इसको बूस्ट मिलेगा। यस सर, और ये ज़्यादा दूर। यस सर। एक्चुअली सर ये बैलिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है सर इसमें होता क्या है, जब चेंबर में हमने सबसे पहले राउंड डाला, उसके बाद हमने कार्ड्स डाले, उसके बाद चेंबर में कोई भी स्पेस नहीं बचता है सर, अंदर मजल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो जब जैसे ही मेरे चार्ज इग्नाइट होते हैं सर, बहुत ज़्यादा कुछ सेकंड के अंदर, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सर, गैसेस इवॉल्व हो जाते हैं और वो मेरे प्रोजेक्टाइल के पीछे जमा हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा गैसेस एक जगह हो जाती है तो वो एक्सपैंड करते हैं और मेरे प्रोजेक्टाइल को आगे फेंकते हैं। तो अगर मैंने चार्ज कम लिया है, इसमें है रिवर्स है सर, IFG में दूसरा है, इसमें रिवर्स है। इम्पैक्ट फ्यूज या कुछ होता है इसका सामने वाला? जी सर, इसके आगे जो ये फ्यूज़ लगा है, फ्यूज़ इसको हमारी सेल है, सेल को फटने में सब हमारे फ्यूज का पूरा रोल होता है। तो जैसे ही ये सेल वहाँ जाके गिरेगा, तो जैसे ही ये इम्पैक्ट होगा तो इसके अंदर जैसी चोट लगेगी, यहाँ से फिर एक्सप्लोजिव ट्रेन अंदर की तरफ जाएगी और इसमें जो बस्टिंग चार्ज है, बस्टिंग चार्ज को बस्ट करेगी। उसके बाद इसके अंदर का जो TNT, इसमें 3.43 kg जो TNT है वो बस्ट होगा, जिसकी वजह से क्या है साहब, इसका जो लेथेलिटी है, जो हम मानते हैं कि हाँ 46 मीटर है, 45 डिग्री में जब मूव करते हैं तो वो 46 मीटर तक लगभग 5.5 फीट जो हाइट है, हमने एवरेज हाइट जो मानी है अपने इंसान की, उस तक मतलब वो अचीव करते हैं। बट इसका 350 मीटर तो वैसे एरिया है, इसका जो एरिया ऑफ रेडियस है 350 मीटर है, वहाँ तक कोई कुछ नहीं बच पाएगा। किलिंग ग्राउंड। जी साहब। साहब ये बताइए कि आपकी 27 किलोमीटर की रेंज है, अब ऑप सिंदूर हुआ, वो तो चलिए ठीक है कि हमारे ऊपर वाले जो थे उन्होंने कुछ सोचा समझा होगा और सीज फायर कर दिया। आप लोग तो बिल्कुल तैयार थे आगे जाने के लिए, तो अगर लड़ाई होती और आपको मौका मिलता तो कहाँ तक पहुँचते आप? अब लड़ाई होती तो हम अभी यहाँ से खड़े होकर कसूर तक इंगेज कर सकते थे, और अगर जरूरत पड़ने पर हम और एडवांस करके दुश्मन के आगे तक इलाके में जाके आगे लाहौर तक भी हम जाने की क्षमता रखते थे सब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुविधा राकेश साहब, हर आदमी की ना एक सिपाही की उसमें तमन्ना रहती है कि एक बार साला लड़ाई होगी और एक बार ही दुश्मन बिल्कुल टकराने का, बिल्कुल मसलने का मौका मिल जाएगा। आपकी क्या तमन्ना थी इस बार? हम बिल्कुल तैयार थे साहब, और हमारे दिल से तमन्ना थी एक बार बस हमें ये मौका मिले और हम इनको दिखाएं कि हमारी क्षमता क्या है और हमारी ताकत क्या है। बैटरी कमांडर सर, बैटरी कमांडर सर, दिस इज माय डैड सर। ये 122 mm D30 हॉविट्जर गन है, जो कि अपनी स्टेबिलिटी और इफेक्टिव फायर पावर के लिए जाना जाता है। ये वेपन का हर एक राउंड दुश्मन को 15.3 किलोमीटर तक दूर इंगेज करके मौत के घाट उतारने में सक्षम है। तो साहब अभी जब पहलगाम हुआ सब, तो अंदाजा तो कुछ हो ही गया था कि कुछ ना कुछ तो होगा। जी सर, है ना? सरकार ऐसे चुप तो बैठेगी नहीं, देश भी ऐसे चुप नहीं बैठेगा। जी सर। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि अब क्या होने वाला है? हम तो ये सोच रहे थे कि अभी हमें बिल्कुल डिप्लॉय होकर पाकिस्तान के ऊपर फायर करने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें वो मिल नहीं पाया मौका। चलिए कोई नहीं, लेकिन फिर जब ये हुआ कि सिंदूर हो गया है, आपने ऊपर ड्रोन वगैरह देखे होंगे सर। अच्छा, ड्रोन से मेरे को ये ऊपर जो नेट लगाया हुआ है, ये उसी के लिए क्या है? सर, एंटी ड्रोन नेट बोलते हैं इसको हम, वो ड्रोन से प्रोटेक्शन के लिए ये नेट लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर में इन्फेंट्री, आर्मर, मैग, इन सभी का योगदान था, लेकिन यह जंग मेन रूप से इस बार बनी एयर डिफेंस आर्टिलरी की और इंडियन एयरफोर्स की। भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी भी लड़ाई में एयर डिफेंस और एयर डिफेंस आर्टिलरी ने इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। अगर हम आज़ादी से लेकर अभी तक 1947 की लड़ाई देखें, या 1965, 1971 या 1999 की कारगिल की लड़ाई, उसमें ड्रोन्स का यूज़ कहीं पर भी नहीं पाया गया। लेकिन यह पहली बार था जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने कंप्लीट एरियल डिलीवरी वेपन्स और ड्रोन्स का यूज किया। हाँ, 300 से 400 ड्रोन्स मल्टीपल वेव्स में उन्होंने कोशिश करी कि इंडियन टेरिटरी में अंदर आएँ और अटैक करें, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर और सिविलियंस के ऊपर। फ्रंट लाइन्स विजिट के दौरान हमें एयर डिफेंस डिटैचमेंट से मिलने का भी मौका मिला, खासकर L-70 गन्स के क्रूज से। L-70 एक बेहद महत्वपूर्ण एयर डिफेंस गन है, जिसके जरिए कई ड्रोन्स अटैक को न्यूट्रलाइज किया गया, सेक्टर स्पेसिफिक और बॉर्डर के अक्रॉस दोनों तरफ। इन जवानों का प्रोफेशनलिज्म और रेडीनेस देखकर यह साफ था कि भारत ने एक नई युग की जंग के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। तो मैं सर आपको पहले दिखाता हूँ हमने एंगेजमेंट कैसे की थी, जो भी यहाँ पे थ्रेट आता है।
एक्चुअली इस सेक्शन में टोटल 2 गन्स रहती हैं और एक रडार रहता है। तो रडार इज़ बेसिकली अ फायर कंट्रोल रडार USFM। तो उसमें वी कैन डिटेक्ट एनी एरियल थ्रेट्स। सो फर्स्ट वी कैन आइडेंटिफाई एनी टारगेट and after confirmation from the upward authorities that if it is the of enemy, then we can engage that threat if it is in our range. ओके ये क्या दिख रहा है ये हमें? इट इज़ OPO। इससे ये एक ऑपरेटर इस पे रहता है इसका रडार का ही। तो इट इज़ बेसिकली ऑप्टिकली अगर देखना हो तो अगर हमें ऑप्टिकली कोई टारगेट इसमें दिखता है तो देयर इज़ अ बटन इन दिस। इफ दैट बटन इज प्रेस्ड द रडार ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन में चले जाता है जहाँ पे बाइनोकुलर्स देख रही होती है। तो अच्छा अगर इनको कुछ दिखता है ये बटन दबाएगा और रडार जो है उसी डायरेक्शन में फोकस ट्रांसमिट करेगा एंड उसको डिटेक्ट करके अपने पिक्चर में लेके तो दिस इज लाइक सेकंड लेयर कि अगर रडार कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा उसके अलावा अगर मैन्युअली कुछ दिखता है यस तो वो उसको एंड वी हैव वन मोर लेयर आल्सो। वो उसको ऑप्टिकल कैमरा है वहाँ पे ऊपर तो वो और ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। उसमें जूम वगैरह भी है तो इससे रडार मूव होगा पर उससे रडार नहीं मूव होगा। उससे हम उससे भी जनरेट कर सकते हैं। तो वी हैव 2-3 ऑप्शंस। मल्टी लेयर है ताकि कोई ब्लाइंड स्पॉट ना रह जाए। बिल्कुल बिकॉज कई टारगेट जैसे अभी आजकल हमने ड्रोन्स देखे तो ड्रोन्स का जो RCS होता है जो एरिया उसका वो ट्रांसमिट बैक करता है वो बहुत छोटा रहता है। तो वो जनरली रडार्स में इतनी इजीली पिकअप नहीं होता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्टिकल ही रहता है। तो अगर हमें ऑप्टिकल भी दिख जाए तो हम उस तरफ उसको लेके जा सकते हैं। इट इज़ ईजी टू एंगेज। तो ये जो ऑप सिंदूर में सिचुएशंस हुई सर तो किस तरह से आपकी एक्टिविटी शुरू हुई? इनिशियली वी वेंट ऑन द एडवर्सरी। हमने वहाँ पे स्ट्राइक्स की एंड वी वर एक्सपेक्टिंग उसके बाद कि ऑब्वियसली वो भी कुछ रिटेलिएशन करेंगे हमारे पे। तो वी वर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड फुल नाइट द मैनिंग स्टेट वाज हाई। मतलब ऐसा नहीं कि रात को रेस्ट करे बिकॉज आजकल जो भी एक्शन हो रहा है रात को ही होता है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग। तो हमने देखा कि बहुत हैवी ड्रोन मूवमेंट है उनके लॉइटरिंग म्यूनिशन ये सब आया हमारे सेक्टर में। जो पूरा ये वाला सेक्टर अगर मैं कवर करूँ हमारे सेक्टर में भी आया तो हमने एक सक्सेसफुली एक ड्रोन आया हमारे एरिया में तो हमने उसको न्यूट्रलाइज किया था। एंड बाकी भी जो इस AR में यहाँ पे सेक्शन और ट्रुप्स लगे हैं जितने भी ड्रोन्स यहाँ पे ऐसा कोई भी हमें रिपोर्ट नहीं आया कि कहीं पे कुछ उसने डैमेज क्रिएट किया हो या वो अपना जिस टारगेट के लिए वो निकला था वहाँ तक वो सक्सेसफुली पहुँचा हो। तो ऑल दी थ्रेट्स वर न्यूट्रलाइज्ड इन द एयर ओनली। पहले तो ये जो ड्रोन आपने न्यूट्रलाइज किया था उसके बारे में बताएंगे कहाँ से आपको दिखा था? हमें एक्चुअली इसी साइड में दिखा था। इसी सेक्शन यहाँ से एंगेज हुआ था वो। इस साइड देखा था। इट वाज मतलब काफ़ी बड़ा था तो उसको हमने यहाँ से सक्सेसफुली अरेंज किया था। हमने ज़्यादा राउंड्स नहीं थोड़े से राउंड्स ही फायर किए उस पर एंड इट वाज सक्सेसफुली पिन डाउन। किस रेंज पे था ये? इट वाज अराउंड 1.5 किलोमीटर। ओके और कौन से वाली गन से आपने किया था? बोथ दी गन्स फायर्ड। बोथ दी गन्स एक साथ इट फायर्ड। तो जब आपने ऑब्जेक्टिव देखा या टारगेट अगर आप देखते हैं सर और यहाँ से ये डिटेक्ट करता है सर और यहाँ से क्या ऑर्डर्स पास होते हैं? ऑर्डर्स आर पास्ड इन दी CP। मैं CP से कंट्रोल कर रहा हूँ बीइंग दी ट्रूप कमांडर की इस ये वाला सेक्शन बिकॉज आई हैव 3 सेक्शन अंडर मी। तो मुझे वो देख के कि हाँ इस सेक्शन की रेंज में एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एमिनेशन आल्सो ऑन अ ड्रोन। तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए कौन सा सेक्शन की कौन सी गन उस पर एंगेज करेगी वो मैं CP से यहाँ से ऑर्डर्स पास करता हूँ। मोस्ट इफेक्टिव कौन सा रहेगा? यस एग्जैक्टली। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे आपके पूरे सेक्टर में एयर डिफेंस बहुत ही अच्छा था। बहुत बढ़िया था। एक भी हमें यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल या कोई न्यूज़ में रिपोर्ट या हमने आफ्टर यहाँ पे लोकल भी हम घूमे थे मेरे साथ जिस आप भी गए थे ड्रोन को ढूंढने के लिए किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया कि कोई ड्रोन नीचे आके किसी ने डैमेज क्रिएट किया हो या कुछ कर पाया हो। सब कुछ एयर में ही न्यूट्रलाइज हो गया था अच्छे से। एंड इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि शायद हमारा पूरा ओवरऑल एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज ए कंट्री पूरा ही एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया है ना। बिकॉज मीडिया में जो भी आया बट ग्राउंड पे शायद कोई भी ऐसी खबरें ज़्यादा नहीं हमें सच में कुछ ऐसा नहीं मिला कि भाई यहाँ पर बहुत हैवी डैमेज हुआ है क्योंकि कहीं हुआ ही नहीं है डैमेज। हमने होने नहीं दिया डैमेज। सो प्राउड ऑफ थैंक यू। ग्रेट सर तो बताइए जरा इसके बारे में हमें सब इक्विपमेंट के बारे में। सर ये R70 गन है। रेट ऑफ फायर है इसका 300 राउंड है पर मिनट। 300 राउंड पर मिनट? पर मिनट, एक सेकंड में 5 राउंड। एक सेकंड में 5 राउंड और ऑटो पे। बाकी सिंगल के ऊपर भी हम करते हैं तो सिंगल के ऊपर भी फायर करती है। और इसका हॉरिजेंटल रेंज इसका 12,600 मीटर है। इसका जो गोला है 12,600 मीटर किलोमीटर का यानी कि जाता है 12 किलोमीटर 600 मीटर। 12 किलोमीटर 600 मीटर जी। ओके। और इसका जो हमारा रडार है, रडार से 3.5 किलोमीटर का इसका रेंज है और रडार के बिना इसका 2.5 किलोमीटर का रेंज। अच्छा ओके। तो रात को ये ड्रोन्स आपको नज़र से दिख जाता था या सारे रडार से ही कंट्रोल होते थे? नहीं, रडार से भी कंट्रोल होता है, नज़र से भी दिख जाता है। यानी कि जो उसके दो हाइट ज़्यादा नहीं होता,
जैसे बाकी सैटेलाइट वगैरह हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, वो भी घूमते रहते हैं ऊपर, दिखते रहते हैं, लेकिन ड्रोन थोड़ा नीचे होता है, उसका जो चमक है वो भी ज़्यादा था। और बहुत साल के बाद दोबारा ये लड़ाई लड़ने का मौका मिला और नए जो बच्चे हैं इनको भी सीखने का टाइम मिल गया है। बिल्कुल आने वाले समय में जैसे हम लोग रिटायर हो जाएंगे कुछ सालों में, तो ये अभी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ लाइव देख लिया इस बार कैसे भी होता है। और इन्होंने नई जो वॉरफेयर शुरू हुई है कि ड्रोन वाली और ये वाली, इस पे बिल्कुल हाथ साफ हो गया। जी जी, पहले ड्रोन का इतना नहीं था, इस समय ड्रोन का ज़्यादा रहा इस बार में। और कैसे हैं आप लोग? तो ये गन पे कितने लोग बैठते हैं? 6 आदमी का सबका सब अलग अलग ड्यूटी है। जैसे नंबर वन का ड्यूटी करेगा, जैसे 4 नंबर वो कॉक करेगा, फीड करेगा, 5 नंबर जो एमिनेशन वो लोड करेगा, और जो 6 नंबर होता है वो एमिनेशन सप्लाई मतलब एमिनेशन ला के रखेगा गन पे। जो 3 नंबर जो है वो टारगेट को पकड़ेगा, 2 नंबर टारगेट को पकड़ेगा, ये टारगेट को एनगेज करके नंबर 1 के आदेश पर फायर होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो है जो सिविलियंस हमें सपोर्ट करते हैं। स्पेशली हमारे ये फोर्ट विजिट के दौरान हमें पता चला कि जब फोर्सेस इतना ज़्यादा एक साथ मोबिलाइज करते हैं तो इतना आसान नहीं है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन रुक जाता है। अलग अलग जगह जब डिप्लॉयड होते हैं, उनके कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछती हैं, वो फाइबर केबल्स को खोद करके अंडरग्राउंड करना होता है। आर्मी के जब तक प्लांट इक्विपमेंट वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, हमारे सारे सिविलियंस भाइयों ने पंजाब के बढ़ चढ़ करके अपने सारे प्लांट इक्विपमेंट दे दिए उनको। खाने पीने रहने की किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आना दिया। सब ने अपने गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, सब ने लंगर बिछा दिए, सब तरफ से जो सपोर्ट हमारे फोर्सेस को चाहिए थे उससे ज़्यादा ही वहाँ के सिविलियंस ने दिया। किसी भी देश में अगर सिविलियंस ऐसे हो तो उस देश की आर्मी का स्पिरिट तो हाई होगा ही। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमारा जो डिफेंसेस का हमारे जो मोर्चे बने हुए हैं, इसकी जो प्रिपेयर्डनेस के लिए हमारे जो लोकल सपोर्ट यहाँ से मिला है, जिस प्रकार से जो लोकल लोग हमारे कंधों से कंधे मिलके हमारे साथ ये लोग एकजुट होकर के आए हैं आगे बढ़ के, इससे हमें काफ़ी मदद मिली है। जो हमारी डिफेंसिव की लड़ाई है वो एक बिल्टअप एरिया की लड़ाई है, जिसमें कि जो लोकल्स होते हैं हमें उनके गांव घरों से रह करके अपनी लड़ाई लड़नी है। तो इसके लिए हमें पूरा टोटल सपोर्ट मिला है सर फ्रॉम दी लोकल्स, जो कि गांव वालों ने बिल्कुल भी हमें रोक टोक नहीं करी है। अपने घर गए, जहाँ जहाँ पर जवान गया है वहाँ पर इन लोगों ने हमें चाय पानी, जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग हमें प्रोवाइड कर सकते थे। प्रिपरेशन ऑफ डिफेंसेस के तहत इन लोगों ने अपने लोकल ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, अपने स्कूल्स खोले हमारे लिए, हमारे जवानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रहने की काफ़ी प्रॉब्लम थी। गर्मी के बढ़ते हुए भी इन लोगों ने लाइट का काफ़ी हमारे लिए काम किया है, और मिट्टी कम होने के कारण इस पूरे एरिया में यहाँ पर टिप्पर्स की इन लोगों ने काफ़ी ट्रिप्स करवाई, जिसकी वजह से हमारा मिट्टी पीछे से आया, और इन लोगों की जेसीबी और प्रोक्लेन्स की वजह से हमारे डिफेंसेस की प्रिपेयर्डनेस काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई थी। सबसे पहले तो हम पूरे देश के जनता के तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं यहाँ पे, कि आप लोगों ने जो मदद की है फौज की, वो पूरे राष्ट्र का एक स्पिरिट को दिखाता है। इनफैक्ट हम आकर के पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे फौज के साथ काफ़ी हमने घूमे हैं, उनके सारे प्रिपरेशंस को हमने देखा है, और एक बात तो है, जहाँ भी गए हैं हर जगह सबने यही बोला है कि यहाँ पे जो आप लोगों ने मदद की है उसके बिना पॉसिबल नहीं था कि जिस हिसाब से हमने घुसा मारा है पाकिस्तान का इस बार। आप में, हम में, हमारे देश में, और जो अपने दुश्मन हैं उनके बीच में यही फ़र्क है, क्योंकि आप लोग पूरे फौज के पीछे खड़े हैं, तभी हम हासिल कर पाते हैं जो भी हम हासिल कर रहे हैं। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। सर इंजय, मैं विजय कुमार छाबड़ा जलालाबाद तो छाबड़ा बरादरी सभा ਅਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ 200 ਪਰਿਵਾਰ ਛਾਬੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ BSF ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਚੌਂਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, BSF ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਫੰਕਸ਼ਨ, ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੋਨ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 400 ਚੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੋਈਏ ਤੇ 400 ਚੱਲ ਕਰਾਈਏ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ हमारे जायज़ आपने बोला कम है लेकिन किया बहुत ज़्यादा है और आपने जो किया है इनफैक्ट आप लोगों ने जो किया है ये पूरे भारतवर्ष के सभी सिटीजन्स के लिए एक एग्जाम्पल है। हमारा फर्ज है जी, फौज का फर्ज तो है वो आगे खड़ेंगे लेकिन हमारा भी तो फर्ज है यार हम आपकी सपोर्ट करें आप भी तो बच्चे छोड़ कर आए हो हमारे बिल्कुल सही बात हमारे बच्चों को परवरिश करने के लिए है तो हम आराम से सोते हैं किस लिए कि हमारे फौजी भाई खड़े हैं अगर फौजी भाई को किसी चीज़ की जरूरत है तो हम पीछा दिखाएं क्या हमारे को फोन आया हम आधी रात को बाजार बैठे हैं इन्होंने मेरे को बोला मैंने कहा अभी लो जो चीज़ चाहिए रखो लो उठाओ जो और मंगवाना है मेरे को बताओ मैं पीछे लेकर आ जाऊंगा। इन्फेंट्री को बैटलफील्ड की रानी कहा जाता है और इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। जैसे शतरंज में रानी का किरदार सबसे स्ट्रांग होता है उसी तरह से इन्फेंट्री किसी भी बैटलफील्ड में जब आखिरी फैसला लिया जाता है तो वह इन्फेंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखें तो एयरफोर्स एयर कॉरिडोर को सिक्योर करती है और दुश्मन के हवाई जहाज़ों को नेस्तनाबूद करती है। आर्मर्ड दुश्मन के बंकर्स को या दुश्मन की डिफेंस को तोड़ती है। आर्टिलरी अटैक शुरू होने से पहले एक बम्बार्डमेंट करती है ताकि डिफेंस कमज़ोर हो जाए। लेकिन आखिरी 100 गज की लड़ाई या ऑब्जेक्टिव पर झंडा फहराने का काम इन्फेंट्री के कंधों पर होता है। पूरा की पूरा वारफेयर इन्फेंट्री के ही इर्द गिर्द घूमता है, भले ही वो इंजीनियर्स हो जो माइनफील्ड में से रास्ता प्रोवाइड कराती है या ब्रिजेस लगाती है। इन्फेंट्री का सिपाही किसी भी लड़ाई का एक मूलभूत और निर्णायक हिस्सा होता है। हमारे इस फ्रंट लाइन विजिट के दौरान एक और महत्वपूर्ण और स्ट्रेटजिकली एसेंशियल सेक्टर जहां हमें जाने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिला वो था हुसैनीवाला सेक्टर। हुसैनीवाला सेक्टर पंजाब का सबसे स्ट्रेटजिक जोन्स में से एक है। ये एरिया सिर्फ ज्योग्राफिकल रूप से नहीं बल्कि हिस्टोरिकल, मिलिट्री और वाटर सिक्योरिटी के नज़रिया से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो अभी हम हैं हुसैनीवाला बराज के ऊपर, आप देख रहे हैं ये हुसैनीवाला सेलेंट में है और हमारे साथ हैं यंग एंड हैंडसम कैप्टन आर्यन फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट। या आपकी मूछों से पता चल रहा है। सबसे पहले तो ये बताओ ये मूछों का राज क्या है? सर मूछों का राज आई वुड टेक इट इज़ अ ट्रेडिशन और आई वुड से दी एयरमार्क ऑफ अ मद्रास रेजिमेंट सर। ये एक तरह से ट्रेडिशन है सर हमारा। तो दिस मुस्टैचेस आर वेरी फेमस इन मद्रास रेजिमेंट। तो जो भी ऑफिसर या फिर हमारे जवान होते हैं सर वी कीप इट ड्यूरिंग एनी फील्ड पोस्टिंग्स और इवन लाइक ऑफ सिंदूर इट वाज देयर। तो हमें उस समय ये मूछें रखते हैं सर। तो आर्यन सर आज हम हुसैनीवाला पे इस ऐतिहासिक जगह पे खड़े हुए हैं सर एंड मतलब सबको ही को बताया कि इस जगह का 47 से पहले भी नाम था और अभी भी है। yes, और हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए न्यूज़ में हर जगह पे हुसैनीवाला का नाम जरूर आता रहता है। और जितना ये हमारे करीब है पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि किसी तरह से हुसैनीवाला मिले। तो क्या ऐसी क्या बात है इस जगह पे? सर हुसैनीवाला एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है सर बोथ फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस मेनली। पहला है सर जो रोड आप देख रहे हैं पीछे जो ये ब्रिज दिख रहा है आपको दिस इज दी हुसैनीवाला बराज। इसको जो रोड जा रहा है दिस नोन एज टू बी दिल्ली मुल्तान रोड। और पार्टीशन से पहले इसी रोड को यूज़ करके पीपल यूज टू कनेक्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। हाउएवर इसके अलावा यहाँ पर आप 2 चीज़ देखें जहाँ पर हम खड़े हैं अभी इस समय दिस इज ये दीपालपुर कनाल है सर। दिस बराज वॉज रिस्पॉन्सिबल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग 3 कनाल्स। पहला बीकानेर गंग कनाल गोज टू बीकानेर। तो जो महाराजा बीकानेर ने पानी अपना राजस्थान ड्राई था बिल्कुल सर उसके लिए एक नहर निकलवाई थी। यस सर यस। तो वो यहाँ से शुरू होती है सर। ओके। और दूसरा है ईस्टर्न कनाल जो कि पंजाब का सदर्न रीजन को इरिगेट करती है सर। और तीसरा था दीपालपुर कनाल ये जाती थी पाकिस्तान। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन आई वुड से सो इज द एम्प्रेस ब्रिज। अगर आप पीछे देखेंगे वो पिलर्स अभी भी दिख रहे हैं। यस सर ये पिलर्स एंड द ब्रिज ये बनाया था 1887 में सर। तो इसके ऊपर से डबल डेकर ब्रिज था सर। ऊपर से जाता था बुलेट का ट्रैक और नीचे से ट्रेन। सो आप नाम सुनोगे पंजाब मेल जो आज चलती है मुंबई से फिरोजपुर के लिए सर। वो उस टाइम पर चलती थी पार्टीशन से पहले मुंबई से लेकर सीधे पेशावर के लिए सर। तो दिस वाज द ब्रिज व्हिच वाज यूज्ड। तो हुसैनीवाला का जो पूरा सिग्निफिकेंस है क्या वो इट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस बराज क्योंकि ये बराज हमारे पास में है और पाकिस्तान चाहता है कि अगर इसको कर ले तो शायद किसी तरीके से उसको पानी मिल जाए? नहीं सर बराज इट इज़ वन ऑफ द रीज़न एक रीज़न है सर ये। अदरवाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न इसके अलावा है दैट इज़ द नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल। यहाँ पर एक लोकेशन है समाधि बोलते हैं उसको लेमन लैंग्वेज में एंड कॉमन मैन जो फेमस है। वहाँ पर शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु एंड शहीद सुखदेव
इन सब की समाधि जब पर लास्ट बरियल इनका हुआ था, बरियल सेरेमनी व्हिच हैड टेकन प्लेस, वो हुसैनीवाला के अंडर हुई थी। और 1961 में स्वर्ण शेख अकौड़ा को धोके देखेंगे, वो समाधि 1961 से पहले पाकिस्तान में थी सर। हमने सुलेमान के में पाकिस्तान को 13 गांव दिए जस्ट बिकॉज हम ये समाधि अपने अंडर ले पाए इंडिया में। 61 में जब स्वर्ण शेख जब हुआ उस टाइम पर ये समाधि हमारे इंडिया के पास है, आज तक हम उसको गार्ड करते हैं। और हर दिन इवन शहीदी दिवस जो कि 23 मार्च को होता है हर साल, यहाँ पर लाखों की संख्या आती है, यहाँ पर अपने श्रद्धांजलि देती है तीनों हमारे मार्टियर्स को सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू आर्यन। राइट सर। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। तो आकाश, आप तो घातक प्लाटून कमांडर हैं। यस सर। और घातक तो बिल्कुल इन्फेंट्री बटालियन की एकदम एसएफ टीम की तरह होती है। यस सर। है ना सर? तो एक तो घातक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए व्यूअर्स को। सर, घातक प्लाटून एक इन्फेंट्री बटालियन की टिप ऑफ द स्पीयर कह सकते हैं सर हम, क्योंकि सर इसमें पूरी बटालियन के चुनिंदा बंदे आते हैं सर, जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हासिल करते हैं अक्रॉस वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इंडियन आर्मी की सर। उनका चयन होता है सर, उनकी एक स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड प्लाटून में आते हैं सर, जो एसपी कंपनी का हिस्सा होती है एक इन्फेंट्री बटालियन में। एक ऑफिसर एक जैसे और 19 जवान होती है, और उनको बटालियन के कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क मिलते हैं। और सर इस ऑपरेशन के दौरान भी हमारी घातक प्लाटून एकदम तैयार थी, और हमने कुछ ऑपरेशंस अंडरटेक भी किए सर, विच वर प्रिवेंटिव इन नेचर, और हम पूरे तैयार थे, हमें बस आदेशों का इंतज़ार था सर। वेरी नाइस। मुझे बार बार आप लोगों से मिलता हूँ तो जेलसी महसूस होती है क्योंकि हमने 20 साल नौकरी निकाल दिया बट हमें ऐसा कुछ माहौल नहीं मिला। हमने देखा है CI सिटी वाले ऑपरेशंस तो बहुत किए, बट एक्चुअली ये जंग वाला माहौल जब हुआ तो आप में और आपके ट्रुप्स में आप लोगों ने क्या महसूस किया? कुछ अलग महसूस किया? हम इससे पहले जो भी मेरा सर्विस के अंदर मैंने देखा था, मेरा 23 साल का सर्विस हो रहा है, इसके अंदर मैंने देखा था कि हमने एक्सरसाइजें कहीं किया था, कहीं ट्रेनिंग किया था, इसी तरह कहीं ये किया था, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर से हमको एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर क्या चलता है, कैसे हमने डिप्लॉय होना है, क्या कार्रवाई करना है, इसके बारे में ऑन ग्राउंड अप्लाई करके हमने एक अच्छा तजुर्बा मिला हमको। इससे हमको ये लगता है कि अगला कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने सर्विस के अंदर या अपने जूनियर्स को भी आज आया हुआ नया अग्निवीर तक भी किसी को भी ये डाउट नहीं है कि अगला क्या करना है मैं कर रहा हूँ। पहले क्या हम एक्सरसाइज हमारा अंडर में करते थे, तो उसके बारे में हम सीखना थोड़ा सीख ही चल रहा था, लेकिन कोई भी अप्लाई करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा मौका मिला है कि हमको। सबसे पहली बात, यहाँ पर है हुसैनीवाला हेडवर्क्स, जो कि सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है, और उसे इस पूरे रीजन की पानी का कंट्रोल हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ से गंग नहर भी निकलती है, जो कि पूरे राजस्थान को पानी प्रोवाइड कराती है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा हुसैनीवाला हेडवर्क्स के ऊपर नज़र रखता है, ताकि वो इसको कंट्रोल कर सके और पानी को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सके। और मैं कहूँगा कि यह वही पवित्र स्थल है जहाँ पर शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की समाधि है। इसीलिए 1961 में भारत ने पाकिस्तान के साथ बात करके उनको 13 गांव दिए फजिल्का के पास में, और यह जगह अपने हिस्से में ली। हाँ हिरेमठ साहब, जरा हमें यहाँ का ओरिएंटेशन दीजिए जरा। ये हुसैन वाला बैरेज बोलते हैं सब यहाँ पे। इस हुसैन वाला बैरेज में हम पानी को स्टे करते हैं यहाँ पे। जो भी जितना भी हमारे लिए ज़रूरत है वहाँ पे दूसरी किसी के लिए पीछे चले जाते हैं। जो यहाँ से जो पानी निकलते हैं ये आगे जाके पाकिस्तान के लिए चले जाते हैं। पाकिस्तान? हाँ, आगे जो उनका IB पिलर है उसी से वो आगे पाकिस्तान के बॉर्डर है, वहाँ से पाकिस्तान का अंदर पानी जाता है। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ऑपरेशन सिंदूर में? और इस ऑपरेशन सिंदूर में तो हम ऑलरेडी एक किला बना दिया है यहाँ पे हुसैन वाला बॉर्डर में। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब हम ऑलरेडी सामने बैठा हुआ है उनके सामने, और जितने भी है जो अभी 22 को जो उन लोगों ने दुश्मन ने हमारे ऊपर किया हुआ है, उसी के ऊपर हमारा आके हमारा उनको दुश्मन को कुछ भी कर सकते हैं बोल के हमने हर जो ट्रेनिंग मिला हमारे लिए, उसी का हिसाब से हम पूरा तैयारी होके उनका कोई भी आने से भी हम नहीं छोड़ सकता है, और डिफेंस को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हम तैयार होके बैठे हुए थे, और जवान हमारा जितना भी है मोटिवेशन था, हाँ, इतना मोटिवेशन था, उनको आगे हमने नहीं छोड़ सकते। आपको देख के तो सब मोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा। आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है दुश्मन डर के मारे वहीं से भाग जाएगा। क्यों भाग गया था? भाग गया था। हर फौजी को मौका नहीं मिलता जंग का, और आप लोग जिस स्टेट में थे, मतलब इतना क्लोज पिछले इतने कारगिल के बाद से,
सो कैसा लगा आप लोग को? हमें एक अपॉर्चुनिटी था, जो एक्चुअल में हमने जो ट्रेनिंग में जो सीखा है, हमें कहता है कि जो ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना लड़ाई में खून को बचाता है, बट लेकिन हम खून बहाने के लिए यहाँ तैयार थे बिल्कुल। अपने सिर्फ आदेश का इंतज़ार था कि आज रात को आदेश मिल जाए, और जो हम पिछले 15-20 साल से जितने भी जो ट्रेनिंग किए हैं, जो सीखे हैं, उसको ऑन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसके लिए हम ये वर्दी पहने हैं, उस वर्दी का कर्ज को चुकाने के एक सबसे बड़ी मौके थे हमारे पास। लेकिन कुछ एक कारणों की वजह से आदेश नहीं मिल पाया, बट लेकिन हम बिल्कुल तैयार थे। अगर के दुश्मन एक गलत कदम उठाए थे, उसके पूरा सत्यानाश कदम हम करने के लिए तैयार थे। जनरली ट्रेनिंग में हम कन्वेंशनल की तैयारी करते हैं, है ना। तो इस बार क्या हुआ, ये ड्रोन्स आए, बड़ा हल्ला हुआ ना कि ड्रोन्स आए, पाकिस्तान ने 300-400 ड्रोन्स भेजे। तो आप लोगों को ये नहीं लगा कि यार कि ये क्या है, इससे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे करेंगे? यूक्रेन रशिया का वार शुरू हुए, जिसमें पता चला कि आज की जो आने वाला लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी का लड़ाई है, और काफ़ी हद तक कामकाजी ड्रोन्स के ऊपर निर्भर है। तो हम भी उसके ऊपर बिल्कुल तैयार थे। हमें भी ड्रोन्स के बारे में बताया गया था कि ड्रोन्स का क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियां हैं, वो क्या कर सकते हैं, और ड्रोन के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी हमारा सफलता रहा कि 0% कैजुअलिटी से हमने जितने भी ड्रोन्स आए उसको रोका गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर मद्रासे, वीर मद्रासे, वीर मद्रासे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ड्रोन्स सर्विलेंस और टारगेटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनका एक बड़ा लिमिटेशन भी है, बैटरी लाइफ। ज़्यादातर ड्रोन्स सिर्फ 30 से 40 मिनट तक ही हवा में रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन अगर किसी एरिया पर लंबी ड्यूरेशन तक नज़र बनाए रखनी हो तो यह एक चैलेंज बन जाता है। इसी चैलेंज का हल इंडियन आर्मी ने निकाल लिया है। हाल ही में आर्मी ने नए ड्रोन्स इंडक्ट किए, ऐसे ड्रोन्स जो एक केबल के जरिए ग्राउंड स्टेशन से जुड़े रहते हैं। इनमें बैटरी का लिमिटेशन नहीं होता, क्योंकि पावर ग्राउंड से लगातार मिलती रहती है। सर, ये जो इक्विपमेंट अभी आपके सामने लगा है सर, तो उनकी ये खासियत है, लड़ाई के दौरान दुश्मन की कोई भी जैमिंग व्यवस्था या इंटरफेरेंस से बच के लगातार सर्विलेंस देने की क्षमता रखता है सर। ये सर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के तहत एक इंडियन फर्म न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया सर। अब ये रिसेंटली हमें इंडक्ट हुआ सर। ये जैमिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके जो सिग्नल्स हैं वो इस कॉर्ड से आता है। करेक्ट सर। ये सर कॉर्ड से इसका सीधा सिग्नल आता है। यस सर, किसी करेक्ट। प्रकार का कोई स्पूफिंग, जैमिंग, किसी प्रकार का इंटरफेरेंस, इसको इसके सिग्नल्स मिलते रहेंगे। करेक्ट सर। सर, ये जो क्वाडकॉप्टर है, ये ग्राउंड स्टेशन के साथ, ये वायर के साथ जुड़ा है सर, जो कि ग्राउंड स्टेशन कौन सा है वो? ये वाला सर, ये ग्राउंड स्टेशन सर, ये बेसिकली वायर और पावर की जो इस्तेमाल के लिए, साथ ही वहाँ पे आपके पास ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है सर, जो भी फीड आता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो व्यवस्था है सर। इसके अलावा आप दिखाना चाहते हैं इसमें? आइए। यस सर। सेफ्टी चेक, फ्लाई। सर, ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में हमें दो सुविधा दिए गए सर। एक तो जो ऑपरेटर अपने जो पूरा सिस्टम चेक्स एंड देन जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसमें जो भी कार्रवाई करने के लिए सर। साथ ही साथ एक LED स्क्रीन दिया गया सर, जो भी कमांडर्स जो अपना मतलब फीड को मॉनिटर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और सुविधा है। ये जो है आप कहीं हेडक्वार्टर में कहीं और यस भी सर, शेयर अगर कर सकते फीड वगैरह यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं सर। डिव सर्विलेंस सेंटर या फिर कोर सर्विलेंस सेंटर में जहाँ पे भी ये फीड वगैरह वहाँ भेजना है तो सर हम यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं सर। तो ये शेयर कैसे, वायर से होगा या? यस सर, इसके लिए सिग्नल की व्यवस्था है सर। हर जगह पे हमारे ड्रॉप पॉइंट्स हैं, तो जस्ट वहाँ पे कनेक्टिविटी देके हम इसकी फीड शेयर फीड डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा। और अगर इसको हमें 360 डिग्री में देखना है? यस सर, इसमें सब कुछ कंट्रोल है सर। जैसे कि ये जो कंट्रोल सर, ये कैमरे को हम 360 डिग्रीज 90 डिग्रीज अप और डाउन हम कंट्रोल कर सकते हैं सर। इसमें 80x की जूम भी दिया गया सर। कोई अगर टारगेट अगर हमारे क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मैं आप सभी को पूरे हमारी तरफ से ही नहीं, पूरे देशवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग और थैंक यू। हमें गर्व है आप सबके ऊपर। ऑल द बेस्ट। जय जय जय। इस सेक्टर का हमारा विजिट तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक हम शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि ना देते।
एक ऐसे महान स्थल पर जहां उन वीरों ने अपना सब कुछ दे दिया, जिन्होंने पूरे देश को प्रेरणा दी, वहां बस खुद को वहीं मौजूद पाना ही एक बड़ी बात थी। वहां खड़े होकर उन महान वीरों से आशीर्वाद लेना एक कंप्लीट ट्रीट था। इस पूरे प्रोजेक्ट में या पूरी विजिट में सबसे अहम और सबसे खास बात थी, वह थी हमारे जवानों का मोराल। जहां भी गए, जिससे भी मिले, सबने बस यही बोला, हम पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। उनसे मिलकर अपने आप में एक ऐसा जोश महसूस कर रहे थे कि हमारी पूरी टीम को लग रहा था कि यार हम थोड़े से लेट हो गए, या शायद हमने थोड़ी सी पहले आर्मी छोड़ दी। ऐसे वीरों के साथ मिलकर अगर लड़ाई लड़ते तो कितना मज़ा आता। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रत्येक नागरिक को, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन दूर में भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय सेना का, सभी सैनिकों का जो डट कर खड़े रहे। और आखिरी में जय हिंद, जय भारत।